गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, ईथर हम पढ़ा रहे थे, तो ईथर के रासायनिक गुण में आपको प्रिपरेशन हो गई थी। प्रॉपर्टी में आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बताई गई थी। तो ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसमें आपको एलिफैटिक ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी हम बताए थे। आज देखिए इसकी कुछ एरोमेटिक ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी भी आई हुई है परीक्षा में। तो हम एरोमेटिक वाला भी आपको कुछ बताएंगे। तो चलिए देखिए, जैसे हमने बनाने की एक विधि का नाम दिया था विलियमसन सिंथेसिस विधि, उसमें से आपने बनाया था एरोमेटिक ईथर। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड था, इसकी क्रिया हमने किया था मेथिल क्लोराइड के साथ कराया था। ये आपका बना था, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है C6H5O CH3 प्लस NaCl। इसका नाम मैंने क्या दिया था, एनीसॉल या मेथिल फेनिल ईथर, ये नाम बताया गया था आपको। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर है। तो आज हम विशेष तौर से और एलिफैटिक ईथरों की रासायनिक गुण, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। आज हम आपको एरोमेटिक एनीसॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, पर्सनली एनीसॉल की पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण पहला केमिकल रिएक्शन है इसका, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। ठीक, तो हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजन से क्रिया होगी, कोई वाहक की तरह कार्य करेगा और इसका हैलोजन ग्रुप जाके ऐड होगा। तो जैसे देखो, फेनिल, मेथिल फेनिल ईथर या एनीसॉल, ये आपका यही है OCH3, यही है क्या, एनीसॉल या मेथिल फेनिल ईथर। अब जब इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से करा दें, यहाँ पर आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में, ये होता क्या है, चूंकि ये ग्रुप जो है आपको 11th क्लास में बताया गया होगा, आर्थो और पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, ये आर्थो पैरा निर्देशी समूह है, इसलिए आने वाले ग्रुप को ये आर्थो और पैरा स्थान पे जोड़ता है। देखिए OCH3 है यहाँ, ये आर्थो कार्बन है तो Br यहाँ जुड़ सकता है, ये पैरा है तो यहाँ भी जुड़ सकता है, ये भी आर्थो है तो यहाँ भी जुड़ सकता है। ठीक, अगर यहाँ हम 3Br ले लेंगे, यहाँ तीनों जगह जब ब्रोमीन जुड़ेगा, तीनों से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से HBr 3HBr बन के निकल जाएगा और 3 ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, 3 बार है तो ट्राई क्या है, ब्रोमो, और यौगिक कौन सा है, एनीसॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनीसॉल, ये नाम का कंपाउंड बनेगा। ठीक, लेकिन यही क्रिया, ये तो आपका हैलोजनीकरण है, लेकिन यही क्रिया अगर कार्बन डाइसल्फाइड में घुली ब्रोमीन के साथ कराएंगे, जैसे देखो यही कंपाउंड एनीसॉल ही है आपका OCH3, यही कंपाउंड ब्रोमीन के साथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में अगर होगा तो केवल आर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा। देखो OCH3 Br प्लस OCH3 Br, ठीक, ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आर्थो ब्रोमो एनीसॉल और पैरा ब्रोमो एनीसॉल। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमो
मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल। दो तरीके से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एनिसॉल अगर आयरन वाहक की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल नाम का यौगिक देगा। CH2 में घुली हुई ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है कौन? एनिसॉल। तब आपका आर्थो और पैरा ब्रोमो एनिसॉल का मिक्सचर बनेगा, ठीक, CH2 में घुली ब्रोमीन के साथ। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। हैलोजनीकरण हो गया। सेकंड हेडिंग देखें, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण होता क्या है इसमें? इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिसिंग बना दे रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, आयरन यहाँ निकाल दीजिए, आयरन की प्रेजेंस नहीं रहेगी। और देखो नाइट्रेशन हमेशा कंसंट्रेट HNO3 वो भी क्या रहेगा? कंसंट्रेट। और कंसंट्रेट क्या रहेगा? H2SO4, ठीक। तो जब एनिसॉल को हम कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के मिश्रण के साथ अभिकृत करते हैं तो चूंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए जो आपका एनिसॉल है एक बार नाइट्रो कंपाउंड आर्थो वाले बनाएगा, एक बार आपका नाइट्रो कंपाउंड पैरा वाले बनेगा, ठीक, ऐसे। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। मिक्सचर ऑफ आर्थो और पैरा नाइट्रो एनिसॉल। तो आपका नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रेशन के बाद सेकेंड हेडिंग आपकी थर्ड हेडिंग है सल्फोनीकरण। तीसरा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? यही एनिसॉल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा। यही एनिसॉल आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, H2SO4 वो भी कंसंट्रेट। तो ये क्या होगा? आर्थो और पैरा का मिक्सचर ये भी देगा, OCH3 SO3 H ग्रुप बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप को, प्लस OCH3 SO3H। ये क्या बन रहा है? मिक्सचर ऑफ आर्थो और इसका पैरा का और सल्फोनिक एसिड, इसका बना है एनिसॉल। मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एनिसॉल सल्फोनिक एसिड। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एनिसॉल सल्फोनिक एसिड। मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एनिसॉल सल्फोनिक एसिड। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। 3 प्रॉपर्टी हो गई। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ये परीक्षा में आई हुई है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए हमारी बात को। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखो फ्रीडल क्रॉफ्ट प्रक्रिया होती क्या, पहले इसको जान लीजिए आप।
एरोमेटिक रिंग में ध्यान दीजिए, एरोमेटिक रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग। एरोमेटिक रिंग में एल्किल समूह या एसिल समूह को प्रवेश कराने की क्रिया फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया कहलाती है। एल्किल ग्रुप आपका R है, एसिल ग्रुप आपका RCO है, ठीक। तो बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक रिंग में एल्किल ग्रुप या एसिल ग्रुप के प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। अब देखो, एनी साल का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया दो टाइप का। मैंने क्या कहा, चलो इसको डिलीट कर रहे हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट में एल्किल ग्रुप या एसिल ग्रुप प्रवेश कराया जाता है, ठीक। इस बेस पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, एक का नाम होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरे का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक। तो दो रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट के। अगर फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया के अंतर्गत रिंग में हम एल्किल ग्रुप ऐड कर दिए तो ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गया। फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया के अंतर्गत रिंग में अगर हम RCO ग्रुप ऐड कर दिए, ये हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण हो गया, ठीक। तो देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया दो टाइप की, इसमें एक पॉइंट बनाइएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। देखो, ये आपका एनिसॉल है। अगर इसकी क्रिया हम CH3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ कर दें, ठीक, मेथिल क्लोराइड के साथ कर दें और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। तो ये क्या करेगा? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, यहाँ से मेथिल समूह इसके ऑर्थो पर और पैरा पर ऐड हो जाएगा। तो देखो, ऐसे बनाएंगे आप OCH3, यहाँ पर एक बार आपका ऐड हो गया और दूसरा कंपाउंड जो बनेगा OCH3 यहाँ पर ऐड हो गया एक बार मेथिल, ठीक। और यहाँ से निकलेगा क्या? HCl, यही आप लिख सकते हैं -HCl। अब ये दोनों आपके क्या हो गए? मिक्सचर ऑफ किसका? आर्थो और पैरा मेथिल एनिसॉल, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा मेथिल एनिसॉल, इसका मिक्सचर मिल गया, एल्किलीकरण हो गई क्रिया। बी पॉइंट क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। ये क्या होगी? एनिसॉल आप ले आए OCH3, एनिसॉल पर CH3COCl रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पर R देना था हमने तो क्लोराइड के लिए एल्किल हैलाइड, जब RCO देना है तो एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरीके से लेंगे। और यहाँ भी वही कंडीशन रहेगी, निर्जल AlCl3, यहाँ से भी आपको HCl मालिक्यूल निकलता दिखेगा। यहाँ भी क्या होगा? देखो,
ये हो गया OCH3, इसके आर्थो वाले पे क्या लग गया COCH3, ये यही ग्रुप ऐड होगा COCH3 वाला। और फिर एक बार दूसरी बार क्या होगा OCH3 और नीचे वाले पे आ जाएगा COCH3। तो ये आपका क्या निर्मित हुआ, यहाँ से Cl निकल गया। ये क्या निर्मित हुआ, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एनिसॉल एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ग्रुप है ये, COCH3 का एसिटोफिनोन कहते हैं, एनिसॉल का है। तो मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एनिसॉल एसिटोफिनोन, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा एनिसॉल एसिटोफिनोन। ये प्रक्रिया आई हुई है परीक्षा में, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एरोमेटिक ईथर की प्रॉपर्टी थी, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हेडिंग बनाइएगा परीक्षा टेस्ट। ईथर का टेस्ट कैसे करते हैं, ईथर में अगर हम Ki डालते हैं, ध्यान दीजिए, ईथर में अगर Ki डालते हैं और उस Ki विलयन से आयोडीन आपकी मुक्त होती है। ईथर सॉल्यूशन में अगर Ki डालने पर आयोडीन रिलीज होती है, मुक्त होती है, तो वह ईथर अशुद्ध है। अशुद्ध है तो उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोपरऑक्साइड। ध्यान देना, अगर ईथर में Ki डालने पर I2 यानी कि आयोडीन मुक्त होती है, तो उस ईथर में हाइड्रोपरऑक्साइड की अशुद्धि है। शुद्ध ईथर से आयोडीन मुक्त नहीं होती। मैंने क्या कहा कि ईथर में Ki डालने पर आयोडीन मुक्त होती है, तो ईथर में हाइड्रोपरऑक्साइड की अशुद्धि है। शुद्ध ईथर से आयोडीन मुक्त नहीं होती। ठीक, उपयोग इसका लिखो। उपयोग फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट उपयोग में क्या लिखेंगे, शीतलक के रूप में ठंडा करने के लिए, हिमीकारक के रूप में, हिमीकारक के रूप में। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसको सूंघने पर निश्चेतना आती है, तो निश्चेतक के रूप में। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये आपका 3 यूज हो गया। तो आपका ये चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट हो गया है पूर्ण रूप से। और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन यानी कि जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए इंपॉर्टेंट सवाल हैं 60 पेपर से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। कुछ इनके क्वेश्चन 60 पेपर से आए हुए हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ईथर यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। हमने क्या कहा था कि एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर में आपको बताया गया, पहले सबसे हम ईथर का वर्गीकरण किए, नॉमेनक्लेचर उसका किए, फिर उसमें कौन सी संभाव्यता पाई जाती है उसकी जिक्र हुई। फिर हम प्रिपरेशन में आए, 2-3 मेथड आपको बनाने की बताई गई। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने एलिफैटिक ईथर का अलग बताया। एरोमेटिक ईथर के इतने गुण होते हैं, 4-5 केमिकल प्रॉपर्टी एरोमेटिक ईथर की है, तो इसको आपको जानना था। इसमें से फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट का एल्किलीकरण, ये वाली जो रिएक्शन है ये बोर्ड परीक्षा में आई हुई है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, इसको आप देखे रहिएगा। तो इस तरीके से आपका एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ईथरों का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड यूज एंड टेस्ट, इतना आपको मिल गया। तो ईथर आपका कंप्लीट हो गया। एल्कोहल और फिनॉल इसके पहले कंप्लीट हो चुके थे। सो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाई स्कूल अनसार्ड से आए हुए
अनसार्ट से आए हुए सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहे हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके अतिरिक्त आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, कहीं प्रॉब्लम आने पर आप करिए बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।